कई लोग जो हैं इस के खिलाफ भारत बंद का फैसला ले रहे हैं, है ना? क्या अपना देश, भारत देश दोबारा 2 अप्रैल के आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? इसको आप देखिए, कैसे देखते हैं? मुझे ज़रूर इस बात की आभास होता है, क्योंकि जो SC/ST समाज है वो बहुत सेंसिटिव समाज है। जी। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ज़रूर ट्वीट किए हैं, कुछ पोस्टर शेयर किए हैं जिसमें ये कहा गया है कि 21 अगस्त को जो है आंदोलन का ऐलान किया गया है, भारत बंद के ऐलान का। जय भीम साथियों, इन दिनों SC/ST के बंटवारे पर खूब चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण में बंटवारे का फैसला किया है, यानी कुछ जातियों को कम और कुछ जातियों को ज्यादा आरक्षण देने की बात की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। इसी अहम मुद्दे पर हमारे साथ आज द न्यूज़ वीक के संपादक सुमित चौहान मौजूद हैं, जिनसे हम इस मामले पर बात करेंगे। सुमित, आपका इस फैसले पर क्या कहना है? क्या SC/ST के आरक्षण का बंटवारे पर फैसला सही है? बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और इस समय देश में SC/ST के आरक्षण में जो बंटवारा हुआ है उसको लेके बहुत गंभीर चर्चा चल रही है। बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं समाज से आ रही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मसला है, क्योंकि कुछ जातियां समाज की ऐसी हैं जो इस फैसले का स्वागत कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि भाई उनको फ़ायदा नहीं होता था, अब उनको फ़ायदा मिलेगा, और कुछ जातियां, कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये SC/ST की एकता को तोड़ने वाला है, ये उनकी हकमारी करने वाला फैसला है, ये अच्छा फैसला नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी विषय है। मैं अपनी बातचीत को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पर हमारे जो साथी हैं वो इस चार्ट को देख लें, एक बार इस डेटा को देख लें। ये फैकल्टी इन हायर एजुकेशन है, जिसमें डेटा दिया गया है कि SC और ST के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी संख्या कितनी है। अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पर, आप देखे होंगे कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है यानी IIM है, उसमें जो जनरल कैटेगरी के प्रोफेसर्स की संख्या है वो 74% है, और जो शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर्स की संख्या है वो 0.8% है, यानी 1% भी प्रोफेसर हमारे SC समाज के नहीं हैं। ST यानी आदिवासी समाज के आप देखेंगे तो 0.2%, यानी 1-2 प्रोफेसर जो हैं किसी तरह से वो वहाँ पर ST के मिलेंगे आपको। OBC के 2.6% है, यानी SC/ST और OBC के प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में देखने को भी नहीं मिल रहे। दूसरा, आप डेटा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो फैकल्टी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs हैं, उसका जो आप डेटा स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जनरल कैटेगरी के अगर आप देखेंगे कि कितने वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि उनकी संख्या 81% है, 81% उनकी संख्या है। और जो शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर हैं वो 2.23% हैं, लेस देन 3% उनका जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। और जो शेड्यूल ट्राइब है उसका तो 0.31% है, 1% से भी कम, आधा % जो है उनका वहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व है। और OBC 5.44% है, जबकि इनका कोटा जो है मोहित, अगर आप देखेंगे तो कोटा जो है रिजर्वेशन जो मिला है वो शेड्यूल ट्राइब को 7.5% मिला है, शेड्यूल कास्ट को 15% मिला है, और OBC को जो है वो 27% आरक्षण मिला है। यानी इसमें 50% जो है वो रिजर्व कोटे की सीट होनी चाहिए थी, इसमें आरक्षण दिया जाना चाहिए था SC/ST OBC को। लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी नहीं है, 2% भी संख्या हमारे लोगों की नहीं है। ऐसे में ये चार्ट हम सुप्रीम कोर्ट को दिखाना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि SC/ST के बीच में बहुत सारे वर्गों को बहुत फायदा मिल गया और वो जो है इतनी तरक्की कर गए। ये डेटा आपके सामने है। किसी भी जब फैसला दिया जाता है ना, तो कहते हैं ये अदालत तो सबूत मांगती है। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि कानून सबूत मांगता है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जो है वो इन्वेस्टिगेशन चाहिए, सबूत चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि ये डेटा के आपके पास सबूत नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं जो उन्होंने संसद में दिए हैं, मीडिया में प्रकाशित हुए हैं। क्या इस डेटा को आप सबूत नहीं मानेंगे? ये साफ साफ दिखाता है कि भारत के उस शिक्षण संस्थानों में जो दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर कितनी बुरी हालत है। 70-75 साल का जो ताना दिया जाता है कि इतने साल से आरक्षण लिया जा रहा है, कब तक आरक्षण लेते रहोगे। हम कह रहे हैं कि ये 75-70 साल के आरक्षण के बाद हम 0.1% पे पहुंचे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने मलाई खा ली, आप कह रहे हैं कि हम जो है बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमने तरक्की कर ली। ये एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है निहायती जातिवादी फैसला है, ब्राह्मणवादी फैसला है, और ये SC/ST के बंटवारे का फैसला है, SC/ST की हकमारी का फैसला है।
क्योंकि इस फैसले से किसी भी तरह से शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को फायदा नहीं हो रहा। और ये बात सिर्फ SC/ST की नहीं है, इसके बाद ओबीसी कमीशन में देखिए, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर लगातार बात आ रही है कि रोहिणी कमीशन बना हुआ है जिसकी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उसके बीच में जो इनपुट आए हैं उससे ये कहे कि वो ओबीसी रिजर्वेशन को भी 4 कैटेगरी में बांट देना चाहती हैं, कुछ जातियों को कम, कुछ जातियों को ज्यादा। तो अगर ये SC/ST के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट लागू करता है तो अगला नंबर ओबीसी का होगा, उसके भी आरक्षण में बंटवारा होगा। उसके अलावा जो क्रीमी लेयर का जो बात बोल रहे हैं वो सीधे सीधे हमारे लोगों के साथ में धोखा है। अभी हमारे जब यहाँ पहुंचे नहीं हैं, अभी हम पहली पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कुछ काम धंधा सीखा है। हमारे माँ बाप ने 4th क्लास एम्प्लॉय की नौकरी की है, 3rd क्लास की जो है उन्होंने नौकरी करी है, अभी तो हम रैंक 1 ऑफिसर पहुंचे ही नहीं। 1% आबादी हमारी नहीं पहुंची है और आप जो है हमको जो है इस तरह से बोल रहे हैं कि हमने मलाई खा ली। तो मुझे लगता है ये निहायत ही बेकार फैसला है, ये समाज को तोड़ने वाला फैसला है और समाज का हित का फैसला बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये जातिवादी रवैये से ये फैसला दिया है और वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। क्योंकि आप देखिए नुक्कड़ों में, चौक चौराहे पर जिस तरह की बहस होती है कि अरे ये तो जो है IAS का बेटा IAS बन गया, ये तो जो है वो आरक्षण खा गए, इस तरह की बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस तरह के जो है लॉजिक दिए गए कि क्रीमी लेयर में चले गए, वो तो इतना फायदा लेके चले गए, जबकि डेटा इसको सबूत के तौर पे आप देखेंगे तो वो दिखाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जजों से ये सवाल पूछता हूँ कि जज साहब आप मुझे एक बात बताओ, क्या जब इस पूरे फैसले को आप ले रहे थे आपके पास कोई डेटा था? आप कह रहे हैं कि भाई फलां जाति ने, जैसे ये नैरेटिव तय कर दिया जाता है, बहुत सारे लोग इसमें राजनीति करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं कि जो SC का आरक्षण है वो चमार और जाटव खा गए, जो ST का आरक्षण है वो मीणा खा गए, जो OBC का आरक्षण है वो सारे के सारे यादव खा गए। ये बात जो है वो फैलाई जाती है और अस वर्सेस देम, यानी वो और हम, उनके बीच में बंटवारा करके लड़ाई करने की कोशिश होती है ताकि किसी तरह हम एकजुट ना हो। अब मेरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट के जजों से कि जब आपने इस पर फैसला सुनाया तो क्या आपके पास कोई सबूत था? सबूत का मतलब आंकड़े, डेटा। क्या आपके पास कोई नंबर था? आपने कोई डेटा दिया है? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा रिसर्च पेश किया, कोई स्टडी हुई हो, कोई कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी हो, किसी ने कोई रिकमेंडेशन बनाया हो? किसी भी तरह का डेटा सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया गया जिससे ये पता चले कि कौन सी जाति के लोगों ने सबसे ज्यादा आरक्षण का फायदा मिला है। हम कह रहे हैं कि आपको बंटवारा करना है तो कर दीजिए, लेकिन पहले साबित तो कीजिए। आप आरक्षण के वजह से किसको क्या फायदा मिला है उसका डेटा भी दीजिए और साथ में ये डेटा भी दीजिए जो आपने पूरा नहीं किया। 7.5% शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण था, वो आपने अधूरा छोड़ दिया, बैकलॉग कर दिया, NFS नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया, वैकेंसी नहीं निकाली, उनका आरक्षण भरा नहीं आपने। और जो है ये डेटा भी सार्वजनिक कीजिए कि अभी तक जो इनका रिजर्व था 15% SC का, 7.5% ST का, 27% OBC का, ये आरक्षण क्या पूरा भर दिया गया है? एक भी अगर डिपार्टमेंट मुझे इस देश में दिखा दे कोई कि जिसमें जो है वो फुलफिल किया गया पूरा आरक्षण, तो मैं आपको जो है नमस्ते करूं, मैं बताऊं आपको कि क्या कह रहे हैं आप। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी डेटा के, बिना किसी आंकड़ों के अपने मन मुताबिक फैसला दे दिया और इससे देश में हालात ऐसे बन रहे हैं कि बहुत ही जो है मिक्स रिस्पॉन्सेज हैं। मतलब समाज में लोग इसको अपने ऊपर हमले की तरह से देख रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने की उसमें रूप में देख रहे हैं। और मणिपुर में आपको याद होगा जब शेड्यूल ट्राइब और वहाँ की शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में फेरबदल किया और उसके बाद मणिपुर आज तक जल रहा है। ये इतना सेंसिटिव मसला है, वो भी एक कोर्ट के जज की वजह से ही हुआ था। जज ने ये फैसला दिया था और अब फिर से जजों ने इस तरह का फैसला दिया है। तो देश को क्या ये लोग इस तरह से एक ऐसी स्थिति में धकेल रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। मैं इस फैसले को बहुत गलत मानता हूँ। जी सुमित, लेकिन कई दलित जातियां इस फैसले का स्वागत कर रही हैं और वो कह रही हैं कि उनको इससे पहले आरक्षण का लाभ नहीं मिला, लेकिन अब उनको इसका लाभ मिलेगा। इस दावे पर आपका क्या कहना है? देखो मोहित, ये दरअसल एक नैरेटिव है जो समाज में फैला दिया गया है कि कुछ जातियों को ज़्यादा फायदा हो गया, कुछ जातियों को कम फायदा हुआ है। अब यहाँ टेक्निकल बात जो समझने की वो है कि जिन जातियों ने अगर आरक्षण का फायदा लिया है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने शिक्षा को अपनाया, क्या उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और क्या उन्होंने उनको किसी रास्ते पे चलाने के लिए, किसी जॉब की तैयारी के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दिया, किसी तरह के स्पेशल इंतजाम उनके किए। क्योंकि आप ये देखें कि रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको तब मिलता है जब आप रिजर्वेशन के मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। आप एक दलित व्यक्ति हैं, मैं एक दलित व्यक्ति हूँ, हम घर में बैठे हुए हैं, तो कोई हमें आके ना तो कॉलेज में एडमिशन देता है, ना हमको किसी नौकरी का जो है वो रिक्रूटमेंट लेटर देता है कि आपको नौकरी दे दी गई है या एडमिशन मिल गया।
अगर मैंने स्कूल पास किया, मैं 12वीं पास किया मैंने, उसके बाद मुझे जो है कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो मुझे कॉलेज में एडमिशन में आरक्षण मिलेगा, जी मुझे थोड़ी सी रियायत मिलेगी वहाँ पे। लेकिन अगर मैं 12वीं पास नहीं हूँ, तो क्या मैं वहाँ पर एलिजिबल हूँ उस कोटे को पाने के लिए? मुझे वो आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जी मान लीजिए कि अगर कोई नौकरी है, उसकी जो विज्ञापन आया कि किसी नौकरी के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, और जिस जाति को आप कह रहे हैं कि उसको फ़ायदा नहीं मिला, अगर उस जाति के बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट नहीं हैं और वो उस नौकरी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो मेरा सवाल है कि क्या वो नौकरी उसको मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जी और इसमें इस पूरे आपको लॉजिक को समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि जो समाज है वो अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारी बहुत सारी दलित जातियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी चलना सीखा है, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। अभी पहली पीढ़ी के लोग जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। अभी तक तो हमारी पेट भरने की लड़ाई जो है वो चल रही थी कि किसी तरह खाना मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए। अभी किसी तरह धीरे धीरे स्कूलों की दहलीज तक हमारे बच्चे पहुंचे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी थी? सबसे बड़ा सवाल कि वो बच्चे स्कूल जाएं, बच्चे स्कूल में पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई हो, वो एलिजिबल बने, योग्य बने। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी थी स्टेट की, ये जिम्मेदारी थी सरकारों की कि जिन जातियों के बच्चे अगर स्कूल में इनरोल नहीं हो रहे, वो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस करें, मिड डे मील चलाएं, उनके लिए जो है स्कॉलरशिप्स चलाएं, उनके लिए स्पेशल ड्राइव करें कि उनको जो है स्कूल में लेके आएँ, कैंपेन बनाएं, उनके घर वालों को समझाएं, उनको न्यूट्रिएंट डाइट्स दे ताकि वो वहाँ पर जाके पढ़ सकें, उनको पोषण मिल सके, अच्छा मिले, उनको हायर एजुकेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कराए, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो जो लोग अभी पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा में लाए, तभी हम भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देखने की बात करते हैं ना। लेकिन सरकारों ने यहाँ पर अपना काम नहीं किया। जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ कि आप तमाम इंस्टीट्यूट्स का डेटा देख लीजिए, अभी भी 1-2% रिजर्वेशन भरा हुआ है, उससे ज़्यादा रिजर्वेशन की भर्ती नहीं हुई है। वो करती ही नहीं है, वो एनएफएस करते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल कर देते हैं। तो ये जिम्मेदारी सरकारों की थी कि वो हमारे लोगों को साथ में लेके आए। लेकिन सरकारों ने क्या किया कि अपना काम तो किया नहीं और अपने काम का ठीकरा अब आरक्षण पर फोड़ दिया कि देखो हमने तो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन आरक्षण क्योंकि कुछ जातियां ज्यादा फायदा ले रही हैं, कुछ जातियों को फायदा नहीं मिल रहा, इसलिए वो अपना अपना पल्लू बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं कि अपने ऊपर ब्लेम ना आए और वो आरक्षण को ब्लेम दे दें, उस पर डाल दें कि आरक्षण की वजह से ऐसा हुआ और हम दलितों की भलाई करना चाहते हैं, इसलिए दलित, महादलित, सबसे ज़्यादा दलित, इस तरह की कैटेगरीज हम बना दें और उसमें बंटवारा कर दें। अब इसके नुकसान देखिए मोहित, कितने बड़े नुकसान हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 6,500 से ज़्यादा जातियों को एकजुट किया था। बहुत एक लंबी लड़ाई चली, साउथ बोरो कमीशन के सामने पेश हुए, साइमन कमीशन के सामने पेश हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गए, रेमन से मैकडोनल्ड के सामने उन्होंने पेश होकर अपनी जो है वो मांगों को रखा, कम्युनल अवार्ड लिया जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, फिर उसके बाद पूना पैक्ट हुआ। बहुत लंबी एक लड़ाई के बाद में इन जातियों को एकजुट किया गया। पहले ये सब बिखरी हुई जातियां थी, हजारों जातियों में अपने अपने लोग अब अपने पेशे किए जा रहे थे, जो कि ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था ने उनके ऊपर थोपे हुए थे। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आए, एक छतरी के नीचे हम सब आए और हम सब ने कहा कि हम शेड्यूल्ड कास्ट हैं, हम शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। 1932 में जो शेड्यूल्ड कास्ट की जो लिस्ट बनी है उसके आधार पे ये सारी की सारी जातियों को एकजुट किया गया। जो एकजुटता हुई और फिर मान्यवर कांशीराम साहब ने जो बहुजन का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने SC ST OBC को जो बहुजन शब्द के दायरे में लेके आए और कहा कि हम सब लोग एक हैं, मिलके हैं। तो ये एकता को तोड़ने की कोशिश है कि आप वर्गीकरण कर दो। अब जिन जातियों को मान लीजिए कि अच्छा मैं अगर दलित हूँ और मैं क्रीमी लेयर में आता हूँ, ठीक है, और क्रीमी लेयर में आने की वजह से मुझे आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता, मुझे आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया, तो क्या मैं गाली खाने के लिए दलित बना रहूँगा कि ये तो कोटे वाला है, इसमें तो मेरिट नहीं है? क्या मैं आरक्षण का फ़ायदा लूँ या ना लूँ, उसके बाद भी क्या मुझे गालियाँ नहीं पड़ेंगी? मुझे हमेशा गाली पड़ेंगी। अब मैं अगर आपको इंडिविजुअल अपना उदाहरण दूँ तो मैं जो है भारत के बड़े मीडिया संस्थानों में काम करके आया, 4 जगह मैंने नौकरियां की, वहाँ कहीं पे आरक्षण का फ़ायदा मैंने नहीं लिया। मैंने प्राइवेट इंडस्ट्री में काम किया, ABP न्यूज़ में, न्यूज़ नेशन में, इंडिया न्यूज़ में, जी न्यूज़ में, वहाँ तो मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला ना, लेकिन हमेशा मेरी काबिलियत पर सवाल उठाया गया। मेरे को ताने दिए गए कि ये तो मेरिट नहीं होती इनमें, ये तो कोटे वाले हैं, ये तो आरक्षण की वजह से आगे बढ़ जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर दो तो पूरी कम्युनिटी को गाली देते हैं। बहुत इस तरह के हमको ताने मिले। तो क्या मैं गाली सुनने के लिए दलित बना रहूँगा?
दूसरी चीज़ जिनको आज आंदोलन करते हुए हम देखते हैं, वो जो कम्युनिटीज़ एग्रेसिवली आंदोलन करती हैं अम्बेडकरवादी मूवमेंट को, जातिवाद के खिलाफ जब कुछ इस तरह के मसले होते हैं, जो अप फ्रंट पे लड़ाई लड़ता है, क्योंकि जो कम्युनिटी बहुत पिछड़ी हुई हैं, जो बहुत वीक कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए तो रोजी रोटी और पेट पालना ही एक चैलेंज है। वो शाम में क्या खाएंगे इसकी चिंता ही उनको बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जब वो किसी तरह से अपने आप को पालने की कोशिश करते हैं, अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो आंदोलन में बहुत पार्टिसिपेट कर पाते हैं? और क्या वो उस तरह से एनलाइटेंड हुए हैं कि वो आंदोलन और तमाम चीज़ों को समझ पा रहे हैं? तो जो लोग जिनको रिजर्वेशन की वजह से कुछ कुछ फ़ायदा हुआ, थोड़े बेनिफिट्स मिले, थोड़े पढ़े लिख पा रहे हैं, जो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, वो अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे भी ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मिशन पे बैक टू सोसाइटी, तमाम हमारे लोग जो हैं इस बात में, मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग हमारे इसी तरह से मिशन पे बैक टू सोसाइटी में डटे हुए हैं, लेकिन 1% भी अगर लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिरोध की आवाज़ बने हुए हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो वो बाहर हो जाएंगे। उनको जब बाहर कर दिया जाएगा तो बहुत से लोग ऐसा सोच सकते हैं ना बैठ के कि भाई ना मुझे आरक्षण का फ़ायदा मिलता, ना मेरे को वो मिलता, मेरे को क्या ज़रूरत है, मैं लाठी खाऊं, मैं डंडा खाऊं, अपने ऊपर केस लगवाऊं। तो हो सकता है कि समाज के बहुत सारे लोग उससे बाहर हो जाएं। तो वो एकता को तोड़ने की कोशिश है, क्योंकि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर लगा दिया, तो जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको कोई लेना देना नहीं कि ओबीसी आरक्षण भरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उनको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो अपनी चीज़ों में खुश हैं, उनको ऐसा लगता है। तो ये एकता को तोड़ने की कोशिश है और बंटवारे की कोशिश है, इससे किसी तरह का फ़ायदा नहीं होगा। ये एक भ्रम है कि एसएसटी के आरक्षण में अगर बंटवारा हो जाता है तो उससे फ़ायदा होगा। अगर आप रोस्टर सिस्टम को समझेंगे, बाकी चीज़ों को समझेंगे, तो कोई फ़ायदा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग पिछड़े हैं, हम अगर गरीब हैं तो ये सरकारों की नाकामी है। उन्होंने हमको गरीब बनाए रखा है, उन्होंने हमें पिछड़ा बनाए रखा है। ये ऐसा नहीं है कि हमारी जाति या हमारे बराबरी करने वाले जो लोग हैं वो आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए। हाँ, हमको मिशन पे बैक टू सोसाइटी याद रखनी है, लेकिन जिम्मेदारी सरकारों की है कि वो ज़्यादा कोशिश करें। इसलिए सरकार चला रहे हैं ना, इसलिए सरकार बनाए कि वो वंचित वर्गों के लिए ज़्यादा काम करे। अब जो मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो मैला ढोने का काम करते हैं, उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने 1 लाख रुपया दिया है बजट में। अब 1 लाख रुपए में बताइए कितने लोगों का पुनर्वास आप कर सकते हैं? जो मैला ढोते हैं उनका मैला ढोना छुड़वा के, उनको कोई ट्रेनिंग दे के, कोई नया काम करवा के, उनके बच्चों का एडमिशन करा के 1 लाख रुपए में आप कितने लोगों को ट्रेन कर देंगे? तो ये समझने वाली बात है कि सरकारें अपना काम तो कर नहीं रही। हमारे बजट से एमपी में देखिए, गाय को चारा खिलाया जा रहा है, गाय की गौशाला बनाई जा रही है, मंदिरों में वहाँ मार्बल लगवाया जा रहा है, मंदिरों का सौंदर्यकरण हो रहा है एससी/एसटी के पैसे का। एमपी में कर्नाटक की सरकार अपनी चुनावी जो वादे किए गए थे, गारंटी दी थी कांग्रेस की सरकार ने, 14,000 करोड़ रुपए हमारा एससी/एसटी सब प्लान से निकाल लिया उन्होंने। तो ये सरकारें खुद बीजेपी की और कांग्रेस की, ये सरकारें अपना काम कर नहीं रही, हमारे हिस्से का पैसा खा जा रही हैं, उसको गलत इस्तेमाल कर रही हैं और हमको आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं ये बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, अंग्रेज सरकार ने जब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाई थी, उसमें क्या शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में पैमाने रखे गए थे, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में क्या किस तरह की बातें रखी गई थी, क्या इनको पढ़ना नहीं चाहिए? क्या इनको संविधान सभा की बहस को नहीं पढ़ना चाहिए कि जब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाई जा रही थी उसमें क्या पैमाने रखे गए थे? शेड्यूल कास्ट की लिस्ट जो है 1932 में अंग्रेजी सरकार में बनाई गई थी, उसमें क्या पैमाने रखे गए थे कि क्या किसी व्यक्ति जो दलित जातियों के व्यक्ति हैं, जिन्हें उस समय अनटचेबल कहा जाता था, उनके हाथ का कोई पानी पीता है क्या, या उनके हाथ से कोई पानी पीना पसंद नहीं करता? क्या उनको मंदिरों में जाने की एंट्री मिलती है, परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है? क्या उनके साथ कोई खाना खाना शेयर करता है कि नहीं करता है? उनको बराबरी का समझा जाता है कि नहीं समझा जाता है? उनको कहीं डिसगस्टिंग बिहेवियर तो नहीं झेलना पड़ता है? इस तरह के पैमाने जो हैं वो 9 पॉइंट्स रखे गए थे जब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाई, कि इन जातियों में इस तरह का कि ब्राह्मण उनके घर नहीं जाता, ब्राह्मण को वो गुरु नहीं मानते, उनके घर धार्मिक अनुष्ठान वो नहीं कराते हैं, उनके हाथ का छुआ नहीं खाते हैं, उनकी परछाई से वो दूर भाग जाते हैं। इस तरह के पैमाने 9 पॉइंट्स जो हैं वो एससी की लिस्ट में बनाने, आइडेंटिफाई किया गया कि जिन कम्युनिटीज़ में ये 9 तरीके के डिफरेंसेस हैं उसको हम शेड्यूल कास्ट मानेंगे।
इन पूरे 9 पॉइंट्स में कहीं ये नहीं माना गया कि वो गरीब हैं, वो अशिक्षित जी। हैं, वो अनपढ़ हैं, उन्होंने नई पढ़ाई लिखाई की है, वो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, वो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। इसका कोई पैमाना नहीं है। तो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाते हुए जब गरीबी को कोई पैमाना नहीं माना गया, आर्थिक आधार को कोई पैमाना नहीं माना गया, तो ये किस आधार पर क्रीमी लेयर की बात कर सकते जी, हैं? बिल्कुल। ये समझने वाली बात है ना कि बिल्कुल, जो लिस्ट बनी जब सबसे पहले उन्होंने बनाई, उसमें छुआछूत को माना गया, ना कि आर्थिक आधार को। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है भाई साहब। ये बहुत इन्होंने गलत तरीके की व्याख्याएं की हैं कि वो इसको गरीबी से जोड़ रहे हैं, वो इसको अमीरी से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन जातियों को आरक्षण का फायदा मिल गया उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई है। मेरा सवाल है, मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाने से क्या मेरे साथ भेदभाव नहीं होता? बहन कुमारी मायावती भारत में दलितों की सबसे बड़ी नेता, सबसे सम्मानित नेता, क्या उनको गालियां नहीं दी जाती? क्या उनके किरदार पर कीचड़ नहीं उछाला जाता? बिल्कुल। वो सबसे बड़ी नेता है हमारे समाज की, इतनी 4-4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं, उसके बावजूद उनके साथ भेदभाव, गाली गलौज, उनको जाति सूचक बात क्या सोशल मीडिया पे आप उठा के देखिए नहीं दी जाती? जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मंदिर में गए बिहार में, पूरा मंदिर धो दिया। जी बिल्कुल। पूरा मंदिर धो दिया क्योंकि दलित थे। दलितों के आप छोड़िए, ओबीसी अखिलेश यादव इस चुनाव में मैनपुरी में या कहीं आसपास वो किसी मंदिर में गए, उस पूरे मंदिर को धो दिया कि यहाँ पर जो है ओबीसी शूद्र आदमी जो है वो आया था। तो ये हालत है कि हमारे आर्थिक तौर पर समृद्ध होने से कोई हमारे साथ जाति भेदभाव नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आर्थिक आधार की बात ही नहीं की गई। जब भारत सरकार जो है आरक्षण दे रही है संविधान के मुताबिक, उसमें कहीं पे आर्थिक आधार लिखा हुआ है क्या? आर्टिकल 335 में, 341 में किसी आर्टिकल में कोई जिक्र है कि गरीबी का किसी तरह की बात की गई है? नहीं की गई है। तो आप किस आधार पर कह रहे हो कि जो है आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए? गरीबी एक टेम्परेरी व्यवस्था होती है जी। मैं अगर समझिए कि आज मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा लगाया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, मेरा सारा पैसा डूब गया, मैं आज गरीब हो गया, जी। मैं कल से ईडब्ल्यूएस का फायदा ले सकता हूँ, है ना? आपको एक साल तो आप 1 साल के अंदर एक ही साल ले सकते हो। की इनकम दिखानी होती जी। है और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का फायदा। मान लिया कोई बहुत जुआरी नशेड़ी आदमी है और अपना सारा पैसा धन दौलत जो है वो जुए में हार जाए, वो गरीब हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। है किसी के पास संपत्ति है, बंटवारा हो जाए घर में, तो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो गरीबी एक टेम्परेरी। और मैं अमीर हो सकता हूँ, मान लिया मैंने कोई लॉटरी खरीदी और मेरी लॉटरी निकल जाए, मेरा कोई नाम लग जाए कहीं पे, बिल्कुल, मैं कभी भी अमीर हो सकता हूँ। लेकिन मैं दलित से ब्राह्मण नहीं हो सकता, मैं दलित से ठाकुर राजपूत नहीं हो सकता। मेरा जाति नहीं बदलती मेरे अमीर गरीब होने से। ये बात समझने वाली है मिलोड, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर मेरे गरीब होने से, मेरे अमीर होने से मेरी जातीय हैसियत का अगर उस पर कुछ असर पड़ता, तो आपको ये देखना चाहिए हमारे समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशे वाले लोग जो अच्छे से रह सकते हैं, दिल्ली बंबई जैसे शहरों में उनको घर किराए पर नहीं मिलता। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। खुद मैं नोएडा में घर ढूंढ रहा था, मुझसे मेरी जाति पूछी गई और जाति पूछने के बाद जो है वो मना कर दिया गया घर देने से। आप जिसको भी इस बात को प्रूव करना है वो बस जाके एक बार अपने नाम के साथ में लगा लीजिए, सुमित वाल्मीकि लगा लीजिए, सुमित भंगी लगा लीजिए, सुमित जाटव लगा लीजिए और जाके एक बार घर ढूंढने की कोशिश कर लीजिए, आपको हकीकत मिल जाएगी। सारे काम जाति के हिसाब से इस देश में हो रहे हैं। जाति प्रधान देश है। इन्होंने आरक्षण को ये बना दिया कि अमीर, अरे बाप रे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये बराबरी की गारंटी देता है, ये सामाजिक सुधार की गारंटी देता है, ये आपको अमीर बनाने की गारंटी नहीं देता। ये इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अमीर हो जाएंगे। अभी हमने चलना सीखा है। जिनके पास में पूरी संपत्तियां हैं, भारत में 99.9% दलित लैंडलेस हैं। जमीन क्यों नहीं है हमारे पास में? वो जमीनों का बंटवारा आपने क्यों नहीं किया? वो जमीन जो रिसोर्स है वो हमसे क्यों नहीं बांटे गए? सारे उद्योग धंधे आपके पास में है, सारे बड़े शिक्षण संस्थान आपके पास में है, सारे देश के संसाधनों पर आपका कब्जा है, सारे पूंजीपति ब्राह्मण बनिया हैं। इन लोगों के बीच में दलित कहाँ हैं, आदिवासी कहाँ हैं? ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि आप उनकी बराबरी क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन आपको हमसे ये जलन है कि सुमित चौहान ने ये कोट क्यों पहन लिया, मोहित जो है ये अच्छा कोट पहन के, शर्ट पहन के जो है कैसे चल रहा है, तुम किस एंगल से दलित लगते हो? इस तरह की बात बोलते हैं ना, तुम किस एंगल से दलित लग रहे हो, तुम तो भंगी लगते नहीं, तुम तो चमार लगते नहीं, तुम तो जाटव लगते नहीं। तो इनको ऐसे दलित चाहिए जो बेचारे हाथ जोड़ के इनके सामने खड़े रहे, जिनके कपड़े फटे हुए, दरिद्र हालत में हो, जिनको देखते दया आ जाए और बोले माई बाप आप हमारी मदद कर दो। इनको ऐसे दलित अच्छे लगते हैं। इनको दलित पढ़े लिखे, अच्छे कपड़े पहनने वाले, अच्छे घरों में रहने वाले, गाड़ी चलाने वाले, संपन्न रहने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेके जय भीम बोलने वाले, ऐसे कॉन्फिडेंट दलित इनको अच्छे नहीं लगते। इसलिए सारा फसाद हो रहा है। इसलिए ये जो है ना इस तरह की बातें बोल रहे हैं। इस तरह से ये इन्होंने बहुत गलत व्याख्या की है।
SC ST के आरक्षण में कहीं पर भी जो आर्थिक आधार है उसकी कोई बात नहीं है, वो छुआछूत अनटचेबिलिटी के आधार पर है, सामाजिक गैर बराबरी के आधार पर है, उसको लेके आरक्षण दिया गया था। इसलिए ये इनकी व्याख्या ही गलत है। और आर्टिकल 341 भारत के संविधान में जो लिखा है वो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि किसको ST की लिस्ट में डालना है, किसको ST की लिस्ट में डालना है। ये काम राष्ट्रपति करेंगे, संसद करेगी। ये कौन होते हैं भाई? जज लोग। ये काम संसद का है ना, बिल्कुल, ये संसद करेगी, संसद को करने दो। आपने इतना जुडिशियल ओवर एक्टिविज्म क्यों दिखाया कि आप जो है कानून की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, संविधान को आप जो है उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं और आपने पूरा का पूरा उसको छिन भिन कर दिया जी। संविधान के तहत राष्ट्रपति देखेंगे, संसद देखेगी कि ये मसला है कि नहीं है, कोई आंकड़े दे, कमीशन बनाए, कुछ करे। आपने बिना किसी बात के बना दिया, तो ये मुझे लगता है कि गलत बात है। ये क्रीमी लेयर की कोई मतलब नहीं है। अभी तो हमें मट्ठा मिल रहा है भाई, 2-3 दिन पुराना मट्ठा मिल रहा है। वो लस्सी जो है वो भी 2-3 दिन पुरानी हमको मिल रही है, बहुत ही खट्टी। आप क्रीम है कहाँ हमारे पास क्रीम जो आप लेयर बनाने की बात कर रहे हो? भाई साहब, आपने सारी क्रीम खा ली, इतने बड़े बड़े पेट बना के बैठे हो आप, खा खा के जो है वो आपकी चर्बी चढ़ गई है। आप अपना तो देखते नहीं। और हमारे बारे में, क्योंकि अभी हमारी हड्डियों पे थोड़ा सा मांस आ गया, थोड़े अच्छे कपड़े हम लोगों ने पहन लिए, उसमें आपको जो है जलन हो रही है। तो ये सरासर जातिवादी मानसिकता है और ये गैर संवैधानिक है। ये संविधान में SC ST के आरक्षण में आर्थिक चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है। तो ये जो है मैं इसको मानता हूँ कि संविधान विरोधी फैसला है। जी सुमित, इन सब में जस्टिस गवई जो हैं खुद एक दलित जाति से बिलोंग करते हैं। और सबसे ज़्यादा उन्होंने ही जस्टिस गवई ने जो है इस चीज़ पर क्रीमी लेयर पे जो है जोर डाला है। एक दलित व्यक्ति ऐसा कह रहा है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जस्टिस गवई कह रहे हैं क्रीमी लेयर हैं, तो जस्टिस गवई के पिता 3 राज्यों के राज्यपाल रहे जी। वो लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, जो महाराष्ट्र असेंबली है उसके वो मेंबर रहे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अलग तोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। उन्होंने अलग जो है गवई, RPI गवई नाम से बनाया था, जिसके बारे में मान्यवर कांशीराम साहेब ने चमचा युग में RS गवई, इनके पिता जो हैं जस्टिस गवई के पिता, उनके बारे में फोटो छाप के बताया। चमचा युग में उनका जिक्र किया, जाके पढ़िए, वो भी ज़रूरी है। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ किस तरह से उन्होंने जो है उनके बारे में जिक्र किया हुआ है। जाइए पेज नंबर 108 पढ़िए अंग्रेजी संस्करण का, उसमें आपको दिख जाएगा। और पेज नंबर जो है 104, वहाँ पर फोटो मिल जाएगी जस्टिस गवई के पिता की, उनके बारे में बताया गया है। आपने क्रीम नहीं खाई, आपको क्रीम नहीं मिली खाने को। आप जब भारत में हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि सारी जुडिशरी जो है वो सवर्णों की क्यों है, उसमें SC ST के लोग क्यों नहीं है, OBC के लोग क्यों नहीं है, सारे सवर्ण क्यों भरे हुए हैं, तब जाके आंदोलन के बाद में झुके ना ये लोग, इन्होंने दलित जज को मौका दिया। तो आप जज कैसे बने? दलित होने की वजह से बने ना जी। आपने जज बनने के बाद बोला कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से जज बन पाया हूँ, है ना, मैं दलित व्यक्ति हूँ तो मुझे जज बनने का मौका मिला है। आपको जज इसलिए बनाया गया क्योंकि आप दलित थे, या आपको क्रीमी लेयर मान के जज बनाया गया था? तो ये व्यक्ति, जो व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं, और इनके जज बनने पे समाज ने खुशी जाहिर की थी, इतना इनका वेलकम किया था। इसी तरह से मैं देखता हूँ कि मनुवाद जो है ना, वो देखिए आपके अपने लोगों से ही आपका नुकसान कैसे कराता है। जस्टिस गवई खुद एक मात्र दलित जज थे उस बेंच में, और वो इस बात को कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया है। और वो जो लोग हैं वो, ये समाज को धोखा देने वाली बात है भाई। आप समाज में, इसका मतलब समाज से आपका ताल्लुक नहीं है। आप जो वो एलीट कल्चर में पले बड़े हैं, वहीं रहते हैं, राजभवनों में आपका रहना सहना हुआ है, और आपने देखा ही नहीं कि दलित समाज अभी कहाँ है, उनको किस तरह की ज़रूरतें हैं, क्या उनके साथ में अभी समस्याएं हैं। आपने इस तरह की बातें बोल दी, क्रीमी लेयर लागू हो जाना चाहिए। क्रीमी लेयर आप सुप्रीम कोर्ट में लागू क्यों नहीं कर रहे? एक जज ने बोला ना कि एक पीढ़ी को तक आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बाद दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो मिलोड, एक पीढ़ी में आप भी आते हैं ना, बिल्कुल। आप ये क्यों नहीं क्रीमी लेयर लागू करते कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज एक पीढ़ी का ही बनेगा, उसके बाद उसका कोई बेटा पोता जज नहीं बनेगा, पर दादा जज, बाप जज, बेटा जज, बेटे का बेटा जज, उसका आने वाला बेटा जज, उसकी बेटी जज। ये कौन सी क्रीमी लेयर है? आपको दिखाई नहीं देती? ये सारी क्रीम तो आपने खा गए मिलोड, ये आप सारी क्रीम खा गए हो, लथपथ हो गए हो, आपके चेहरे पे पूरा क्रीम फैल गई है। ये आप क्यों नहीं देख रहे? वहां पर क्यों नहीं लागू कर रहे कि आपने क्रीमी लेयर एक पीढ़ी तक आप लागू करें? आप हमारी पीढ़ियों पे आ गए। हमारी पीढ़ियों ने क्या किया आपने देखा नहीं? मैला ढोया हमने अपने सिरों पे।
हमने जो है चमड़ा छीला, हमने सफाई के काम किया, हमने इस देश में रहने लायक इस देश को बनाया, कितनी मेहनत के काम किए, उद्योग धंधे चलाए, फैक्ट्रियां हमारे लोगों ने काम किया, उनमें खेतों में हमारे लोगों ने काम किया, कृषि के सारे उपकरणों में हमारे लोगों ने काम किया। हमारा नज़र नहीं आता हमारे लोग क्या काम कर रहे हैं। ज़रा भी चलना सीखा था, इसी में आपको जो है वो जलन होने लगी इतनी सी देर में। अभी तो हमने अभी सिर्फ वॉक करना शुरू किया है, बेबी स्टेप्स लिया है। 5000 साल से आप लोगों ने ठेका लिया हुआ था, बीते 70 साल में हम लोगों ने किसी तरह से खड़ा होना सीखा है, चलना सीखा है, उसी से आपकी ये जलन आपको दिखाने के लिए आती है। तो मैं जस्टिस गवई के व्यवहार से बहुत दुखी हूँ और बहुत निराशा हुई। ब्राह्मणवाद किस तरह से हावी रहता है, कितना शातिर है, इस मौके से समझा जा सकता है कि वो कैसे आपके आदमी को ही आपके ऊपर बिठा के आपके खिलाफ फैसला कराता है। और वो आदमी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि नहीं मेरे को दलित मत कहो, अब तो ओ आई एम नो मोर दलित नाउ, आई एम नो मोर दलित, मैं तो बड़े लोगों के साथ बैठता हूँ, मैं तो किसी से वो नहीं करता, देखो मैं बहुत इक्वलिटेरियन हूँ। ये बहुत एक साइकी का मामला है, ये एक साइकोलॉजी है इस तरह की कि वो आप कई मामलों में ऐसा देखा गया कि जिन दहेज उत्पीड़न के मामलों में या महिला उत्पीड़न के मामलों में महिला जज है, तो कई बार महिला जज जो है वो उसके विरोध में फैसला देती हुई नजर आती है, क्योंकि वो ज्यादा पेट्रियार्कल हो जाती है, क्योंकि उसकी परवरिश उस तरह से होती है, सोशल कंडीशनिंग ऐसे होती है, और वो उस आइडेंटिटी से निकलना चाहती है कि अरे मेरे को कोई महिला ना बोले, या ना बोले कि महिलाएं किसी से कम होती हैं इसलिए फैसला दिया, मैं तो पुरुषों से ज्यादा बड़ी हूँ। तो वो कई बार ऐसे फैसले हुए। यूएस के सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण है, वहाँ पर जो अमेरिका में जो आरक्षण मिलता है रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जो वहाँ के ब्लैक चमड़ी के लोग हैं, जो आश्वेत लोग हैं, ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स के खिलाफ, उनके आरक्षण के खिलाफ जो फैसला सुप्रीम कोर्ट को दिया वो एक ब्लैक जज ने दिया था अमेरिका के। तो वो महान बनना चाहते हैं ना, उनको लगता है कि सवर्ण उनको ब्राह्मण मान लेंगे। तो जस्टिस गवई को ब्राह्मण मान लिया गया क्या? जस्टिस गवई जो है वो राजपूत हो गए, बनिया हो गए, अपर कास्ट मान लिया गया, उनको मान लिया गया। उनकी पीठ पीछे उन्हीं के बारे में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में बोला जा रहा होगा। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बिल्कुल हमारे राष्ट्रपति जो है मंदिर में जाते हैं, उनको धक्का दे के बाहर निकाल दिया जाता है पुरी से कि दलित है नहीं घुसने देंगे। हमारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति होजखास के जगन्नाथ मंदिर में जाती है, उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता, और पुजारी सरेआम बीबीसी के इंटरव्यू में कहता है कि नहीं जाने देंगे, आदिवासी महिला है नहीं जाने देंगे हम। ये जातिवाद है। अरे तो कहाँ आप बैठे हुए हो? इन लोगों को सोचना चाहिए, जस्टिस गवई को अपना देखना चाहिए, अंतर्मन में झांकना चाहिए कि उन्होंने समाज को कितना बांटने वाला फैसला दिया है। जी इन्हीं में से सुमित, जस्टिस मित्तल ने एक कमेंट किया है। उनका कहना था कि जैसे ट्रेन के जनरल डब्बे में लोग घुसने की कोशिश करते हैं और जब वो अंदर होते हैं तो वो बाहर वालों को अंदर आने की से रोकते हैं। तो इस कमेंट पर आपका क्या कहना है? ये तो मुझे बहुत ही फनी कमेंट लगता है और बेहुदा कमेंट लगता है जी। यहाँ बात जनरल डब्बे की हो रही है, पूरी ट्रेन होती है, पूरी ट्रेन में जनरल डब्बे कितने होते हैं जी? दो, एक से दो, एक या दो जी। और वो जो पूरी ट्रेन पे कब्जा किए बैठे हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे। इतने लोग एक जनरल कंपार्टमेंट में घुसने के लिए मरे जा रहे हैं बेचारे, उसके टॉयलेट में भी बैठ के सफर करते हैं, कहीं उनको खड़े होने की जगह नहीं मिलती। इतनी बुरी तस्वीरें आती हैं जनरल कंपार्टमेंट में और कितने हादसे होते हैं। इसी तरह आप देखिए SC ST का आरक्षण जो है ये कहा गया था कि आबादी के हिसाब से बढ़ाया जाएगा जी। अब जो ST हैं उनकी आबादी बढ़ चुकी है, 10% के आसपास हो चुकी है। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो 20% से ऊपर हो चुके हैं। क्या उनकी आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए था? OBC समाज के लोग जो 80% हैं उनको 80% रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए था इन लोगों को? उनकी आबादी के हिसाब से देना चाहिए ना। उनकी आबादी के हिसाब से आपने देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे। इसी तरह आप ट्रेन के डब्बे में आबादी के हिसाब से डब्बे बढ़ाने पड़ेंगे ना आपको, कि सारे लोग बैठ के जा सकें, उनको चाय पीने को मिल सके, आराम से बैठे, जब मन हो वॉशरूम चले जाएं, अच्छे से बैठ के जाएं ना, या वो भर के। तो SC ST के लोग इसी जनरल डब्बे की तरह इनकी हालत हो गई है कि पूरी ट्रेन पे कब्जा किए हुए हैं वो, और हम लोग उस जनरल डब्बे में भरे जा रहे हैं जबकि जगह नहीं है। तो जितने लोग आ रहे हैं उसी में जाए जा रहे हैं, उसी में जाए जा रहे हैं। यहाँ उस डब्बे पे कब्जा करने की बात है कि जो बाकी के डब्बे जिन पे आप बैठे हुए हैं, जिनमें आपका जातीय वर्चस्व बैठा हुआ है, जिसमें आपके जाति के प्रिविलेज बैठे हुए हैं, आपकी जाति के साथ जो फायदे जुड़े हुए हैं वो बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं हमको उसमें भी हिस्सेदारी दो जी। आप ट्रेन में आप तो लेट के जा रहे हो, खाली आपका जो है वहाँ खाली लेट के जा रहे हो, आप अपने पेट्स को भी ले जा रहे हो वहाँ पर, और हमारे लोग ऐसे मरे जा रहे हैं उस डब्बे में।
ये जनरल डब्बे की हकीकत है। जज साहब, आपका किसी दिन जज जो है उसमें जनरल डब्बे में सफ़र करके देख लेना, मेरे साथ चलना, आपको मैं दिल्ली से सोनीपत लेके चलूँगा जनरल डब्बे में, आपको नानी याद आ जाएगी कि जनरल डब्बे होते कैसे हैं और किस तरह से आपको SC ST के लोग वहाँ पर, इस उदाहरण से आप देखेंगे उनको उसी में भरा जा रहा है। हमारे लोग तकलीफ में रहते हैं, हमें बाकी के डब्बों में दीजिए ना, बाकी के डब्बों में हिस्सेदारी दीजिए। हम तो कहते हैं हमको इंजन दो भाई, सही हम बात। चलाएंगे, तुमसे वो नहीं हो रहा है, तुम छोड़ दो ना, ये दो हमको, हमारे लोग ट्रेन चलाएंगे, हमारे लोग जी। जो आगे चलाएंगे इस देश को, और वो चला रहे हैं, वही जी, मेहनत बिल्कुल। करने वाले लोग हैं ना, आप तो बैठ के वहां पर खा रहे हैं। तो मुझे तो ये बेहुदा कमेंट लगा उनका। जी। सुमित, इसमें अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ पॉलिटिशियन इसके विरोध में बात कर रहे हैं और कुछ पॉलिटिशियन जो हैं इसके फेवर में बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक फैसलों को लेकर आपका का क्या कहना है? देखिए, इसमें हमारे जो राजनेता हैं उन्होंने कुछ वक्त लिया, समझा और उस पर जी। रिस्पॉन्स किया, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। जी। और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपने वोट बैंक की भी चिंता होती है जी, कि जी, कहीं जी, जी। नाराज़ ना हो जाएं कुछ वर्ग हमारे किसी बयान से। तो वो समय लिया गया, लेकिन धीरे धीरे अभी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हमारे राजनेता हैं वो इसका खुला विरोध कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी और सबसे दमदार आवाज़ जो है वो आदरणीय बहन जी की है। बहन कुमारी मायावती जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने जी। बहुत जोर देकर कहा, उन्होंने कहा कि आपातकाल जैसा हालात है, ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं और ये आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश है और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। SC ST में बंटवारे की सख्त निंदा उन्होंने की है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये कह रहे हैं कि जो हैं जाटव जो हैं वो तरक्की कर गए, बाकी लोग तरक्की कर गए, उन्होंने कहा 90% समाज तो हमारा अभी भी वही है, उनके साथ उसी तरह का भेदभाव होता है। तो आपने कैसे बोल दिया कि क्रीमी लेयर लागू करेंगे? आपने किस तरह से इस तरह की बातें बोल दी? तो बहन जी ने इसका कड़ा विरोध किया। राजनेताओं में आप अगर चिराग पासवान की बात करेंगे तो जो कि केंद्र में मंत्री हैं, मंत्री मोदी के सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले इसका विरोध किया। उन्होंने ट्वीट किया, उस पर बल्कि बयान दिया, उन्होंने सरेआम इसका विरोध किया कि हम इसको नहीं मानते हैं। उसके बाद RJD जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया। उन्होंने बोला कि ये छुआछूत के आधार पर आरक्षण है और उनके साथ आज भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। IPS अफसर को घोड़े पे नहीं चढ़ने दे रहे, तो आम आदमी की बात क्या है? तो उन्होंने इसका विरोध किया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति से प्रकाश अंबेडकर साहब है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पोते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष, उन्होंने इसका जो है वो सख्त विरोध किया है। उन्होंने मना किया है कि ये फैसला बहुत गलत है और इस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र से ही जो केंद्रीय मंत्री हैं रामदास आठवले, RPI आठवले के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका फैसला का स्वागत किया है। उन्होंने आरक्षण में बंटवारे का फैसला किया है, लेकिन क्रीमी लेयर का विरोध किया है। तो उन्होंने पार्शियल फैसला किया, कह रहे कि हाँ ठीक है, बंटवारा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। कांग्रेस जो है इस मामले में अभी भी मूक दर्शक बनी हुई है। जो उनकी केंद्रीय नेतृत्व है, जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिस पार्टी के मुखिया खुद एक दलित व्यक्ति हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उस पार्टी के नेता जो हैं वो कर्नाटक में सिद्धारमैया और रेवंत रेड्डी तेलंगाना में, वो इसका स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ लागू करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ राजनीति ऐसे है, वो माला मदिगा का जो डिबेट है और जो बाकी कम्युनिटीज का वो डिबेट है, तो वो उसमें अपना फायदा ढूंढ रही है कि उसको मिले। लेकिन अभी तक सेंट्रल तौर पे इन्होंने कुछ नहीं बोला। समाजवादी पार्टी का कोई बयान नहीं आया। धर्मेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन वो पुराना वीडियो है, वो इस कंटेक्स्ट का नहीं है। मैंने उनसे फ़ोन पे बात की थी, तो इसमें अभी तक कोई ऑफिशियल बयान उन्होंने नहीं दिया है। बीजेपी भी अभी मूक दर्शक बनी हुई है, वो देख रही है कि समाज किस तरफ जा रहा है। अगर जो समाज विद्रोह करता है और आंदोलित होता है, कुछ और इसके विरोध में कुछ बातें बोलता है, तो हो सकता है बीजेपी सरकार मजबूर हो जाए और जो है उनको अध्यादेश लाके, सरकार को कानून लाके इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना पड़े। तो ये अभी तक राजनीतिक स्थिति है और जो लोग हैं उनमें भी काफ़ी आक्रोश है और इसको लेके सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि लोग बहुत खुलकर लिख भी रहे हैं। जी सुमित, मैं अपना आखिरी सवाल आपसे लूँगा। कई लोग जो हैं इस के खिलाफ भारत बंद का फैसला ले रहे हैं, है ना? क्या अपना देश, भारत देश दोबारा 2 अप्रैल के आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? इसको आप देखिए, कैसे मुझे ज़रूर इस बात की आभास होता है, क्योंकि जो SC ST समाज है वो बहुत सेंसिटिव समाज है। जी। और हमारी एकता को तोड़ने का फैसला होगा जब इस तरह से समाज को बरगलाने का कोशिश होगी, तो कहीं ना कहीं समाज उसका प्रतिरोध करेगा। और अभी बहुत सारे संगठन इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ज़रूर ट्वीट किए हैं, कुछ पोस्टर शेयर किए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 21 अगस्त को जो है आंदोलन का ऐलान किया गया है, भारत बंद के ऐलान का।
उन्होंने उस पर घोषणा कर दिया है ट्विटर वगैरह पे, लेकिन अभी ऑफिशियल कोई इस तरह का कोई चेहरा सामने नहीं आया है, क्योंकि बैंक जी ने भी कोई भारत बंद की अपील नहीं की है, किसी और नेता ने भी नहीं की है, लेकिन माहौल बन रहा है। क्योंकि देखिए 21 अगस्त को भारत बंद है, ये ट्रेंड किया, नंबर 1 ट्रेंड किया ट्विटर पे, और सबसे ज़्यादा ट्वीट उस पर किए गए। इसका मतलब ये है कि समाज इस बारे में बात कर रहा है और आक्रोशित है, उसमें गुस्सा है। तो आने वाले समय में ज़रूर इस तरह की संभावना बन सकती है। और 2 अप्रैल 2018 का SC/ST एट्रोसिटीज़ पर एक्ट पर जब सुप्रीम कोर्ट ने हमला किया था कि गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच होगी, और उसको कमज़ोर करने की कोशिश हुई थी, उसके खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। 13 लोगों की हमारी जान गई थी, उन्होंने शहादत दी थी। इतना सेंसिटिव मसला है। तो मुझे लगता है कि इस बार आंदोलन थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, रणनीति बना के करना चाहिए, संगठनों को आपस में तालमेल बनाना चाहिए, एक डेट को जो है तय करना चाहिए, अलग अलग नहीं ऐलान करने चाहिए, और उस पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें। अभी फिलहाल 21 अगस्त की तारीख चल रही है, लेकिन अभी उस पर आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या बाकी संगठन भी उस पर ऐलान करते हैं, बामसेफ वगैरह और दूसरे संगठन है वो इसको लेके क्या बोलते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे देश एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ था, जिसने सरकार को झुकाया, कानून बदला, उस तरह का आंदोलन मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। तो दोस्तों, ये थी हमारी SC/ST के बंटवारे पर एक खास चर्चा सुमित चौहान के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़रूर साथियों, क्योंकि बहुत ज़रूरी चर्चा है और समाज में इस बारे में एक राय बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनके साथ शेयर करें। और आप इस ओपिनियन दें कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार कर रहे हैं, कमेंट में लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, धन्यवाद। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।